चलिए दोस्तों, आज अप्रैल माह की करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों, यह जो है काफ़ी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में चर्चा का विषय था, सिंधु जल समझौता, क्योंकि भारत द्वारा जो है इसे हाल ही में पाकिस्तान को के लिए जो है बंद कर दिया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे संबंधित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन की पहचान करना है। चलिए इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में कराची में हुआ था। ऑप्शन बी कह रहा है इसमें मध्यस्थ की भूमिका में विश्व बैंक था। ऑप्शन सी, इस पूर्वी नदियों अर्थात रावी, व्यास और सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया तथा इसके संपूर्ण पानी का उपयोग भारत द्वारा किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। ऑप्शन डी, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया तथा पश्चिमी नदियों के पानी का 20% उपयोग पाकिस्तान और 80% उपयोग भारत करेगा। दोस्तों, इसमें असत कथन की पहचान करना है। तो इसका असत कथन जो है वह ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें पहला जो ऑप्शन है कि यह समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में कराची में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। यदि बी की बात करें तो यह इसमें विश्व बैंक भूमिका में था, तो ये भी ऑप्शन सही है। और इसमें दो प्रकार की नदियों का बंटवारा किया गया। पहला जो है एक पूर्वी नदी के रूप में और दूसरा पश्चिमी नदी के रूप में। तो पूर्वी नदी के अंतर्गत रावी, ब्यास और सतलज को बांटा गया, जो भारत के जो है अधिकार में दिया गया और इसका संपूर्ण उपयोग जो है भारत के द्वारा किया जाएगा, ऐसा व्यवस्था किया गया। यदि बात करें पश्चिमी नदियों की, तो इसमें जो है सिंधु, झेलम, चेनाब था, जिसका नियंत्रण तो पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन पश्चिमी नदियों के पानी का 20% ही उपयोग पाकिस्तान नहीं करेगा, बल्कि 80% पाकिस्तान उपयोग करने का प्रावधान किया गया था और 20% जो है भारत उपयोग करेगा, इस तरह का प्रावधान किया गया था। अर्थात ये जो है उल्टा लिख दिया गया था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी गलत था। तो चूंकि असत कथन की पहचान करना था, तो इसका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स को जानते हैं अगले स्लाइड के माध्यम से। देखिए, इसमें जो है पश्चिमी नदी जो था, पश्चिमी नदी के संदर्भ में यदि बात करें, पूर्वी नदी के अंतर्गत 100 का 100% पानी भारत ही उपयोग करेगा, लेकिन पश्चिमी नदी जो था सिंधु, झेलम और चेनाब, उसके अंतर्गत बात करें तो उसके पानी का 80% उपयोग जो है पाकिस्तान करेगा और 20% जो है उपयोग भारत करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया। यदि हस्ताक्षरकर्ता की बात करें तो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू, और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो थे अयूब खान, दोनों ने जो है कराची में जो है हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और इसके माध्यम से एक और प्रावधान किया गया कि सिंधु आयोग का गठन किया गया, जिसमें दोनों देशों के आयुक्त शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिंधु जल समझौता के बारे में संपूर्ण जानकारी ग्रहण किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि से वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को लागू किया गया है? ऑप्शन ए 8 मार्च 2025 से, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 2025 से, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2025 से, ऑप्शन सी 8 अप्रैल 2025 से, या ऑप्शन डी 28 अप्रैल 2025 से। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 अप्रैल 2025 से हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। यदि बात करें राष्ट्रपति की स्वीकृति की, तो ये 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, 5 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और यह रिपोर्ट जो सौंपा था, कौन किसकी अध्यक्षता में सौंपा गया था? तो ये रिपोर्ट जो है जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट सौंपा गया था। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट सौंपा गया था भारत सरकार को। ठीक है, तो चलिए वक्फ संशोधन से संबंधित समस्त जानकारी अगले स्लाइड के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यदि बात करें वक्फ संशोधन की, तो देखिए नए वक्फ संशोधन अधिनियम में जो है कुछ प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को हम लोग देखते हैं। नए संशोधित अधिनियम के तहत जो है नए संशोधित अधिनियम के तहत अब राष्ट्रीय संपत्ति या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले स्मारकों व जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है।
वक्फ के लिए दान दी जाने वाली संपत्ति पर दानकर्ता का स्वामित्व होना अनिवार्य है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना है कि दान दी जाने वाली संपत्ति पर दानकर्ता का जो है स्वामित्व होना अनिवार्य है। कोई विवादित या बिना रजिस्टर्ड संपत्ति को वक्फ में नहीं दी जा सकेगी। वक्फ के लिए दानदाता को कम से कम 5 वर्षों तक प्रैक्टिकली मुसलमान व संपत्ति का मालिक होना जरूरी है। क्या है? संपत्ति का मालिक होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट्स हैं, चलिए इनको देखते हैं। महिलाओं को वक्फ समर्पण से पहले अपनी विरासत मिलनी चाहिए। विधवाओं, तलाकशुदाओं, महिलाओं व अनाथों के लिए भी विशेष प्रावधान संशोधित अधिनियम है। वक्फ के तहत पहले से पंजीकृत संपत्तियां वक्फ संपत्तियां ही रहेगी जब तक कि वह सरकारी भूमि के रूप में पहचानी न जाए या फिर विवादित न हो। एक केंद्रीकृत पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रबंधन को संचालित करेगा, जिसमें दक्षता व पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण 6 माह के भीतर केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वक्फ संपत्तियों का विवरण कितने दिन के भीतर केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, तो 6 माह के भीतर। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स को नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण जो है अब जिलाधिकारी करेंगे, न कि वक्फ बोर्ड। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे वक्फ न्यायाधिकरण में न्याय नहीं मिला है तो वह दीवानी अदालत में अपील कर सकता है। किस अदालत में कर सकता है? दीवानी अदालत में। संविधान की 5वीं व 6ठी अनुसूची का हवाला देते हुए आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ संपत्ति घोषित करने को प्रतिबंधित किया गया है। अर्थात वक्फ संपत्ति जो है आदिवासी क्षेत्र जो 5वीं और 6ठी अनुसूची में सम्मिलित है उनमें नहीं लागू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे। इसमें से 4 से अधिक सदस्य गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसमें 3 संसद सदस्य अर्थात सांसद होंगे। 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय के होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक अधिवक्ता, विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त 4 व्यक्ति, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव होंगे। इनमें मुस्लिम समुदाय जो कि 10 सदस्य होंगे, उनमें 2 महिलाएं होना जरूरी है। ठीक है, राज्य वक्फ बोर्ड की यदि बात करें तो राज्य वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य होंगे। इनमें से 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से 1 पदेन सदस्य होगा, 1 अध्यक्ष होगा, 1 सांसद होगा, 1 विधायक, 4 मुस्लिम समुदाय के सदस्य पेशेवर अनुभव वाले, 2 सदस्य बार काउंसिल का, 1 सदस्य राज्य सरकार का संयुक्त सचिव शामिल होगा। मुस्लिम समुदाय के 4 सदस्यों में से 2 महिलाएं होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वक्फ संशोधन से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किन 2 धर्म ग्रंथों को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिससे रजिस्टर में भारतीय धरोहरों की संख्या 14 हो गई है? ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत गीता और रामायण, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र, ऑप्शन सी रामायण और नाट्यशास्त्र, ऑप्शन डी गीता और कुरान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को हाल ही में जो है यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य की स्वायत्तता पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी केरल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु सरकार द्वारा इस प्रकार की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। और इसकी अध्यक्ष किसको बनाया है? इसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया है कुरियन जोसेफ को। किसको? कुरियन जोसेफ को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने श्रीलंका से कच्चा तीवु द्वीप वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नौसेना के लिए कितने राफेल मरीन विमान फ्रांस से खरीदने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27 या ऑप्शन डी 28। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26। हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम ग्रेजुएट लेवल का आयोजित किया गया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेश विकसित लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किस युद्धक विमान से किया गया है। ऑप्शन ए सुखोई 30 MKI, ऑप्शन बी मिराज 2000, ऑप्शन सी मिग 29 या ऑप्शन डी राफेल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुखोई 30 MKI। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि ग्लाइड बम की बात करें कि ये ग्लाइड बम क्या होता है, तो ग्लाइड बम किसी उड़ते हुए विमान से छोड़े गए बम को कहा जाता है। ठीक है, यह बम क्या होता है, लक्ष्य के ठीक ऊपर की बजाय उससे कुछ दूरी पर छोड़ा जाता है, जिससे यह एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम की नज़रों से ओझल रहता है। इन बमों को जीपीएस के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु के पंबन द्वीप में किया गया, जिसकी लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 1.07 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2.07 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2.03 किलोमीटर या ऑप्शन डी 3 किलोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2.07 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 2024-25 के लिए कितने पुरुष क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित किया गया है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 36। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 34। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। ऑप्शन ए बैंकॉक में या ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी थिम्पू या ऑप्शन डी ढाका। दोस्तों हाल ही में जो बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है वह कहाँ पे, बैंकॉक में आयोजित किया गया है। और यदि इसका नेक्स्ट यानी कि 7वां शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, ढाका यानी कि बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए इससे संबंधित बिम्स्टेक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानते हैं स्लाइड के माध्यम से। यदि बिम्स्टेक की बात करें तो इसमें टोटल कितने देश हैं, 7 देश है। कौन कौन है। बिम्स्टेक का पूरा नाम जो होता है BIMSTEC होता है इसका शॉर्ट नेम। ठीक है, तो बिम्स्टेक के B से लिया गया है बांग्लादेश, I से लिया गया है इंडिया, M से लिया गया है म्यांमार, S से लिया गया है श्रीलंका और T से लिया गया है थाईलैंड। बाकी के 2 देश जो हैं भूटान और नेपाल। ठीक है, तो इस तरह से 7 देश इसमें शामिल है। यदि बात करें थीम की तो थीम इस बार का क्या था, बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला था। क्या था, बिम्स्टेक समृद्ध लचीला व खुला। यदि बिम्स्टेक की बात करें तो ये दुनिया के जीडीपी का बिम्स्टेक का जीडीपी जो है 4.5 ट्रिलियन डॉलर का है। कितना है, 4.5 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है बिम्स्टेक का। ठीक है, और ये दुनिया के 22% पॉपुलेशन को कवर करता है। कितने पॉपुलेशन को, 22% पॉपुलेशन को कवर करता है। और अभी जो 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है बैंकॉक में, उसमें जो है एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, बोधि। क्या चीज़ प्रारंभ किया गया है, बोधि। बोधि का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो बोधि का फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात करें इसमें कुछ और बातें शामिल है जिसको जानना जरूरी है, तो देखिए भारत इस वर्ष बिम्स्टेक एथलेटिक मीट 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी करेगा। इस बार जो है यानी कि 2025 में बिम्स्टेक एथलेटिक मीट आयोजन करेगा और 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, और 7वां अधिवेशन जो इसका होगा वो कहाँ होगा, बांग्लादेश में होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 देशों की यात्रा की है। ऑप्शन ए पुर्तगाल और स्लोवाकिया, ऑप्शन बी पुर्तगाल और मॉरिशस, ऑप्शन सी स्लोवाकिया और फ्रांस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। चलिए इनसे संबंधित कुछ और फैक्ट्स को स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यदि बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और लिस्बन शहर की जो है मेयर जो है उनके द्वारा
लिस्बन शहर का जो है सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति को। किस शहर के मेयर द्वारा? तो लिस्बन शहर के मेयर द्वारा क्या चीज़ से सम्मानित किया गया है? सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। वहीं यदि बात करें कि कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी? कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ स्थित है? स्लोवाकिया में स्थित है। यहाँ पे जो है माननीय राष्ट्रपति जी को सार्वजनिक सेवा व शासन में जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। किस विभाग में? तो सार्वजनिक सेवा व शासन में। किस चीज़ से सम्मानित किया है? तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से। किस यूनिवर्सिटी द्वारा? कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा। ये कहाँ पड़ता है? तो स्लोवाकिया में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सिपरी द्वारा ट्रेंड्स इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर टू 2024 शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार, डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि सिपरी अपने किस शीर्षक से हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है। तो वो रिपोर्ट का नाम क्या है? ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व सैन्य खर्च में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? विश्व सैन्य खर्च की यदि बात करें, ऑप्शन ए कह रहा है कि 8.4%, ऑप्शन बी 8.7%, ऑप्शन सी 9.4% या ऑप्शन डी 9.7%। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9.4% जो है विश्व सैन्य खर्च में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ और बातों को जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। यदि इस रिपोर्ट की बात करें तो सैन्य खर्च के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पे कौन है? तो वो अमेरिका है। सेकेंड रैंक पे कौन है? चाइना है। थर्ड रैंक पे कौन है? रसिया है। किस चीज़ में? सैन्य खर्च के दृष्टिकोण से। और भारत की यदि बात करें तो सैन्य खर्च में 5वां पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? 5वां पोजीशन पे है। और सैन्य खर्च जो भारत का बढ़ा है इस बार 2024 की रिपोर्ट में 1.6% सैन्य खर्च में बढ़ोतरी की दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के विदेशी व्यापार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुगत व्यापार के, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है किस व्यापार की बात कर रहा है? एक होता है सेवा व्यापार और एक होता है वस्तुगत व्यापार। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वस्तुगत व्यापार के अंतर्गत वर्ष 24-25 में कितना निर्यात भारत द्वारा किया गया? आयात की बात नहीं कर रहा है, निर्यात की बात। ऑप्शन ए 720.24 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 437.42 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 383.5 अरब डॉलर या ऑप्शन डी 194.9 अरब डॉलर। दोस्तों यदि निर्यात की बात करें वस्तुगत व्यापार के संदर्भ में तो वो है 437.42 अरब डॉलर। यदि और ये जो है 2023-24 से ये निर्यात में 0.08% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कितना? 0.08% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन यदि बात करें आयात की, ये तो निर्यात हो गया वस्तुगत व्यापार में 437.42 अरब डॉलर। लेकिन यदि आयात की बात करें तो ये रहा कितना? 720.24 अरब डॉलर। ये क्या रहा? आयात रहा। ये भारत का आयात रहा इतना। और इसमें आयात में कितना वृद्धि दर्ज की गई है? ये 6.02% की आयात में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के विदेशी व्यापार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सेवाओं के व्यापार, यहाँ सेवा के व्यापार है, के अंतर्गत वर्ष 24-25 में कितना निर्यात भारत द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए 383.5 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 194.9 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 162 अरब डॉलर या ऑप्शन डी 188.5 अरब डॉलर। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह सेवाओं के क्षेत्र में जो है निर्यात भारत सरकार द्वारा किया गया है 383.5 अरब डॉलर का, जो कितना परसेंट 23-24 के तुलना में वृद्धि दर्ज करता है? तो 12.45% की वृद्धि दर्ज किया है। ठीक है, यदि आयात की बात करें सेवा के क्षेत्र में तो वो आयात कितना रहा? तो 194 अर्थात 194.9 अरब डॉलर का क्या रहा? आयात रहा। आयात कितना रहा? 194.9 अरब डॉलर का ये रहा आयात रहा हमारा। किस क्षेत्र में? सेवा के क्षेत्र में। और ये जो है 9.33% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आयात में। जबकि निर्यात में सेवा क्षेत्र में कितना बढ़ोतरी हुई है? 12.45% की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि यात्री सेवाओं के लिए रेलवे के पास उपलब्ध कोचों की संख्या लगभग 79,000 है।
जिसमें लगभग कितने प्रतिशत कोच वातानुकूलित है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40% या ऑप्शन डी 50%। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30% कोच जो है वातानुकूलित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में रियायत समाप्त करने से रेलवे को 5 वर्षों में कितने राशि का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 79-13 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी 89-13 करोड़ रुपया, ऑप्शन सी 75-33 करोड़ रुपया या ऑप्शन डी 83-17 करोड़ रुपया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 89-13 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 24-25 के अंतिम माह अर्थात मार्च 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। खुदरा मुद्रास्फीति किस पर आधारित होता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। कहता है कितना रहा? ऑप्शन ए 3.34%, ऑप्शन बी 2.69%, ऑप्शन सी 2.05%, ऑप्शन डी 3%। दोस्तों यदि खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें तो वो जो रहा कितना रहा? 3.34% रहा। कितना रहा? 3.34% की रहा। यदि उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति की बात करें, उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति की बात करें तो वह 2.69% रहा। कितना रहा? 2.69% रहा। यदि थोक मूल्य सूचकांक, ये तो खुदरा मूल्य कितना था? 3.34%, लेकिन थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की बात करें, किसका? थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की बात करें तो वो कितना रहा? 2.05% रहा। खुदरा मुद्रास्फीति कितना रहा? 3.34%। उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति कितना रहा? 2.69%। यदि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पूछेगा तो वो 2.05%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में एमएसएमई की नई परिभाषाएं 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म उद्योग में निवेश की राशि कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 1.5 करोड़, ऑप्शन बी 2.5 करोड़, ऑप्शन सी 3.5 करोड़ या ऑप्शन डी 3 करोड़। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2.5 करोड़। चलिए एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार जो है कुछ टर्म लागू किए गए हैं, उनको देखते हैं अगले स्लाइड के माध्यम से। यदि इसके अंतर्गत बात करें तो एमएसएमई में 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है माइक्रो, एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम। माइक्रो में निवेश की राशि जो है 2.5 करोड़ कर दी गई है, टर्नओवर 10 करोड़ कर दिया गया है। और ये पहले जो था निवेश पहले कितना का था? 1.5 करोड़ का था और टर्नओवर था 5 करोड़ का, जिसको निवेश को बढ़ा करके कितना कर दिया है? 2.5 और टर्नओवर को 5 से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, यदि स्मॉल की बात करें तो वो निवेश की राशि है 25 करोड़ और टर्नओवर की बात करें तो 100 करोड़। यदि पहले की बात करें तो पहले निवेश था 10 करोड़ और टर्नओवर कितना था? 50 करोड़। उन दोनों को बढ़ा दिया गया है। निवेश की फिर से कर दिया गया कितना? 25 करोड़ और टर्नओवर को 100 करोड़। पहले यदि बात करें निवेश कितना था मीडियम में, तो मीडियम में था 50 करोड़, लेकिन उसको बढ़ा करके कर दिया गया 125 करोड़। यदि बात करें टर्नओवर की, पहले कितना था मीडियम में? तो 250 करोड़ और उसको बढ़ा करके टर्नओवर कर दिया गया है 500 करोड़। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की निजी सचिव निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी भारतीय बैंक संघ के नए CS सेठी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगी लाल जाट को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है और असत्य कथन की पहचान करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो इन चारों स्टेटमेंट को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए मोंडो डुप्लोटिस को, ऑप्शन बी सिमोन बाइल्स को,
ऑप्शन सी रेबेका आंद्रेडेको या ऑप्शन डी लामिन यमाल को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार 2025 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में जो है मोंडो डुप्लोटिस को चुना गया है, जबकि सिमोन बाइल्स को की बात करें तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में जो है सिमोन बाइल्स को चुना गया है, ठीक है, पुरुष में मोंडो डुप्लोटिस को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गणित के क्षेत्र का वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार से किसे दिया गया है या किसी से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए मसाकी काशिवारा को, ऑप्शन बी कुमार मंगलम बिरला को, ऑप्शन सी लियू जियाकुन को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मसाकी काशिवारा को, जो कि जापान के रहने वाले हैं। गणित के क्षेत्र का जो है एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। वहीं यदि बात करें कुमार मंगलम बिरला की, तो इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वह है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। कौन सा दिया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं यदि बात करें लियू जियाकुन की यदि बात करें तो इनको प्रिट्जकर पुरस्कार दिया गया। कौन सा? प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये प्रिट्जकर पुरस्कार जो होता है वह वास्तुकला के क्षेत्र का पुरस्कार होता है, ठीक है। तो तीनों इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं जिनको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2024 के अंतर्गत बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कुमार मंगलम बिरला को, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव को, ऑप्शन सी पीयूष बंसल को या ऑप्शन डी विशाखा मूल्य को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुमार मंगलम बिरला को जो है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यदि बात करें अश्विनी वैष्णव को, तो इन्हें जो है रिफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किस चीज़ से? रिफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानें। ऑप्शन ए 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, ऑप्शन बी द चीफ मिनिस्टर एंड दी एस्पे पुस्तक के लेखक जो है ए.एस. दुल्लत हैं, ऑप्शन सी ऑपरेशन कगार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध, ऑप्शन डी देश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात आनंद में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमें असत्य कथन की पहचान करना है, तो ये फिर से चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से चूंकि गलत का स्टेटमेंट का पहचान करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अर्थात कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे को, ऑप्शन बी सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता को दिया गया है। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में गलत विकल्प को चुनना है। ऑप्शन ए भारत व तंजानिया की सह मेजबानी में अफ्रीकी देशों के साथ भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास एक क्यू में संपन्न हुआ, ऑप्शन बी 15 विभिन्न देशों का संयुक्त वायु सैनिक युद्धाभ्यास इनियोकॉस 2025 ग्रीस की मेजबानी में ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में संपन्न हुआ, ऑप्शन बी टाइगर ट्रम्प 2025 जो है भारत अमेरिका संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास पुणे में संपन्न हुआ या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह टाइगर ट्रम्प 2025 भारत अमेरिका का जो संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास है यह पुणे में नहीं बल्कि विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम के आसपास, ठीक है, विशाखापट्टनम के आसपास हुआ है। तो चूंकि गलत स्टेटमेंट की पहचान करना था तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चीन के किस क्षेत्र में 480 मिलियन साल पुराना एक स्पंज खोजा गया है जिसे लोफियोस्ट्रोमा लिजुनिया कहा जा रहा है? ऑप्शन ए युआनान
चांग क्षेत्र, ऑप्शन बी बीजिंग का क्षेत्र, ऑप्शन सी तिब्बत का क्षेत्र, ऑप्शन डी संघाई का क्षेत्र। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए युआनान यांग क्षेत्र में जो है 480 मिलियन साल पुराना एक स्पंज खोजा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार किसे भारत में साइबर खतरों के लिए एक प्रमुख थ्रेट के रूप में चिन्हित किया गया है। ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी को, ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को, ऑप्शन बी सी आभासी मुद्रा को, या ऑप्शन डी स्टेबल कॉइन को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी को जो है भारत में साइबर खतरों के लिए एक प्रमुख थ्रेट के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 की अवधि के लिए किस उप योजना के आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन MCADWM को जो उप योजना को के आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तेलंगाना पर्यटन विभाग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार मिस वर्ल्ड प्रतियोगियों को राज्य में स्थित किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के भ्रमण कराने की बात कही गई है। ऑप्शन ए रामप्पा मंदिर, जिसका नाम जो है रुद्रेश्वर मंदिर भी है, ऑप्शन बी महान जीवित चोल मंदिर, ऑप्शन सी महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर। ये दोनों जो है ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है और ये जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी रूस। दोस्तों इसका सही आंसर जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑप्शन बी जर्मनी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के लिए निर्यात हेतु ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि बांग्लादेश अभी हाल ही में चीन के प्रति ज़्यादा जो है अपना जो है पक्ष रख रहा है। ठीक है, इसी वजह से किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों का मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो या ऑप्शन सी ESA। ESA क्या होता है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को कहते हैं, और जाक्सा ये जो है जापान की कंपनी है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। दोस्तों इसका बायोमास मिशन जो लॉन्च किया गया है वह किसके द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 में भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता सूचकांक में किस स्थान पर है। ऑप्शन ए 35वें, ऑप्शन बी 36वें या ऑप्शन सी 37वें एवं ऑप्शन डी 38वें। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36वें पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश जो है 54वां देश बन गया है जो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कितने प्रवासियों की मौत का आंकड़ा जारी किया गया है। ऑप्शन ए 89-38, ऑप्शन बी 99-38, ऑप्शन सी 79-38 या ऑप्शन डी 69-70। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 89-38 जो है प्रवासियों की मौत का आंकड़ा जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि हाल ही में संपन्न गेबोन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है। ऑप्शन ए जनरल ब्रायस ओलीगुई न्यूगुएमा, ऑप्शन बी एलेन क्लाउड बिली बायनेज, ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रे बारो चैम्ब्रियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न के और आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि पीएम मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी के ऋण के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि का ऋण पात्र उद्यमियों को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख या ऑप्शन डी 10 लाख रुपया।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50,000 रुपया ये प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से मैंने अप्रैल माह का जो है जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने पार्ट 1 में कराने की कोशिश की। इसकी पार्ट 2 भी आएगी नेक्स्ट डे, जिसके माध्यम से हम बाकी बचे हुए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराने का कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।